अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे पिरसी। आज हम पिरसी पे लेक्चर करेंगे। पिरसी को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि पिरसी, हालांकि ये पिरसी हम कहते हैं, पर इसका जो असल जो प्रोनंसिएशन है वो है पिरसे। ये एक फ्रेंच अल्फाज पिरसे से लिया गया है, जिसका मतलब है किसी चीज़ को शॉर्ट करना, शॉर्टन करना, समराइज़ करना, या आप उर्दू में ये कह सकते हैं किसी चीज़ को मुख्तसर करना, किसी को मुख्तसर करना। ये आपका फ्रेंच अल्फाज पिरसे से लिया गया है, जिसका मतलब है समराइज़ करना या शॉर्ट करना। इसके तकरीबन होंगे हमारे 7 से 8 लेक्चर होंगे, तभी जाके ये हमें प्रोसेस पता चलेगा कि पिरसे राइटिंग को हमने करना कैसे। एक पैसेज मिलता है, हमने उसको शॉर्टन कैसे करना है, उसको समराइज़ कैसे करना है। इसके स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि ये किस तरह जो है ना प्रोसेस चलेगा हमारा। नंबर 1 स्टेप, जैसे ही हमें पेपर मिलता है, जैसे कि अब मैं पेपर उठा लूँ, ये पेपर है 1971 का। ये क्या है? 1971 का पेपर है एक, ठीक है। ये पिरसे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि भाई मेक अ पिरसे ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 250 वर्ड्स। ये पैसेज है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है? सबसे पहले हमने एक काम करना है, हमने करना है काउंट द वर्ड्स। क्या करना है? पहली फुर्सत में हमने करना है अल्फाज गिनने हैं। क्या करना है? अल्फाजों को गिनना है। गिनेंगे कैसे आप अल्फाज? जाहिर बात है, जब ये सेंटेंस शुरू होता है, द एसेंस ऑफ पोइट्री इज़ दैट इट डील्स विद इवेंट्स विच कंसर्न अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड कैन बी ग्रेस्प्ड। तो ये यहाँ से एक यहाँ पे यूँ गिनेंगे, ये लाइन ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे दूसरा। इस तरह आप गिनेंगे, सबसे पहले गिनती करेंगे। आपको ये गिनती में अगर कोई मसला आता है तो जहाँ पे 50 आ जाता है, वहाँ पे 50 माइलस्टोन आ जाता है, वहाँ पे ऊपर जो है ना छोटे अल्फाजों में 50 आप लिख देंगे या 100 लिख देंगे। फिर आगे इसी तरह आप यूँ चलते रहेंगे, इस तरह गिनेंगे। गिनने में 2 से 3 मिनट भी नहीं लगते, सारा आपका टाइम ज़ाया नहीं होता, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं। पहली फुर्सत में ये काम करेंगे। आप क्या करेंगे? काउंट द वर्ड। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम काउंट द वर्ड करते क्यों है? वाई डू वी काउंट द वर्ड्स ऑफ द ओरिजिनल पैसेज? इसका ये है कि इन ऑर्डर टू नो द टारगेट, हम टारगेट को जानने की कोशिश करते हैं। हमें पता चले कि टारगेट क्या है हमारा, हमें पता चले कि हमारा टारगेट है क्या। आगे जब हम स्टेप में बढ़ेंगे, जब दूसरा तीसरा लेक्चर आएगा, तो उसमें हम देखेंगे कि भाई टारगेट कभी कभी दिया भी होता है। जैसे कि इसने 1971 में ये टारगेट दिया हुआ है कि भाई 250 वर्ड्स की पिरसी बनाओ, 250 वर्ड्स की पिरसी बनाओ। ऐसे सिनारियों में आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है। पर पहले स्टेप, अगर ये अल्फाज नहीं दिया हुआ 250 वर्ड्स की पिरसी बनाओ, तो फिर लाजमी है सबसे पहले हमने क्या करना है? अल्फाजों को गिनना है, गिनती करनी है, काउंट करना है। काउंट क्यों करते हैं भाई? काउंट इसलिए करते हैं सर क्योंकि हमें टारगेट का पता चले। टारगेट के बगैर तो हम कैसे जो है पिरसी को हल करेंगे? टारगेट तो पता हो ना, कि कहीं पे आप रास्ते में जा रहे हो, आपको टारगेट तो पता हो कहाँ पे जाना है आपने। तो वो टारगेट को मालूम करने के लिए हम अल्फाज गिनते हैं। अगर टारगेट शुरू से ही दिया हुआ है, ऊपर सेंटेंस में दिया हुआ है, तो हमें गिनती करने की ज़रूरत ही नहीं है। सही है। पर हम अज्यूम करते हैं, अक्सर जो है ना राइटर जो है ना आपका एग्जामिनर CSS का, वो टारगेट नहीं देता आपको, अक्सर नहीं देता, कभी कभार देता है, वरना नहीं देता। तो हम जब अल्फाज गिनते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि भाई पिरसी जैसे कि 2025 में तकरीबन 600 के आसपास करीब वर्ड्स से आए थे, 600 के वर्ड मतलब कि बनते हैं टोटल। तो उसका हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक थंब रूल है कि भाई उसका 1/3 करना है आपने। क्या करना है? 1/3 करना है आपने। तो अगर 600 अल्फाज हैं तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 200 अल्फाजों की हमें पिरसी बनानी पड़ेगी, पिरसे बनानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि पिरसी का मतलब असल में ये पिरसे से लिए गए, उसको पढ़ते भी पिरसे हैं, ठीक है। तो पिरसे जो है ना हमने फिर 200 अल्फाजों की बनानी। नंबर 1 स्टेप ये होगा, ये लाजमी करना पड़ेगा आपको। अगर टारगेट दिया गया है तो फिर तो बात ख़त्म हो गई। टारगेट नहीं दिया गया तो आपको टारगेट जानने के लिए अल्फाज गिनने पड़ेंगे, ठीक है। 1 से 2 मिनट या 3 मिनट भी लग जाते हैं, इतना बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपने लाजमी करना है। दूसरा स्टेप कौन सा है? आपने दूसरा स्टेप करना है, कैजुअल रीडिंग करनी है। क्या करनी है? कैजुअल रीडिंग करनी है। अब कैजुअल रीडिंग सर क्यों करें हम, और इसमें क्या कितनी रीडिंग करें हम? कैजुअल रीडिंग होती है 1 टाइम रीडिंग। क्या होती है? 1 टाइम रीडिंग कहते हैं। अब इसको चॉकलेट रीडिंग भी कहते हैं कभी कभी। क्या कहते हैं? चॉकलेट रीडिंग। अब चॉकलेट रीडिंग इसका नाम इस तरह पड़ा कि आप जब भी CSS एग्जाम में बैठे होते हैं, आप पढ़ते हैं, वहाँ पे जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो सबसे पहले अगर जैसे ही आप पिरसी करने लगते हैं, पिरसे करने लगते हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है? चॉकलेट खाना होता है, ताकि आपको एनर्जी मिले। क्योंकि आपको वहाँ पर थकावट, फटीग हुई होती है, काफ़ी सारे आपके पेपर चल रहे होते हैं। सुबह को ऐसे शाम को आपने पिरसी का पेपर करना होता है, और पिरसे का पेपर आप जब करते हैं तो फन रीडिंग फॉर फन करनी थी, 1 टाइम रीडिंग करनी। इसका मतलब क्या है भाई? कैजुअल रीडिंग, सबसे पहले पेपर मिलेगा, आप ऊपर से
कर्सरी ग्लेंस से उसको पढ़ेंगे, उस दौरान चॉकलेट भी खाएंगे, रिलैक्स होके करेंगे। वन टाइम रीडिंग है, एक मरतबा ये पढ़ेंगे आप, क्या एक मरतबा आप ऊपर से पढ़ेंगे, देखेंगे एक आइडिया लेंगे, क्या इसका मकसद क्या है। नॉट सीरियस रीडिंग है, ये सीरियस रीडिंग नहीं होगी आपकी, क्या ये संजीदगी वाली रीडिंग नहीं होगी आपकी, ये नॉर्मल रीडिंग, जैसे कि आप अखबार पढ़ते हैं, कोई भी डॉन अखबार पढ़ते हैं या कोई जंग अखबार पढ़ते हैं या कोई भी अखबार पढ़ते हैं, तो आप ऊपर से देख रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, यार ये क्या हो रही है, आज ईरान ने आप इसराइल पे हमला किया या इसराइल ने ईरान पे हमला किया, आप ऊपर से आइडिया ले रहे होते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली। तो इसको हम रीडिंग फॉर फन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीडिंग फॉर फन भी है, ये रीडिंग फॉर फन भी है। इसको रीडिंग फॉर फन क्यों कहते हैं? रीडिंग फॉर फन इसलिए कहते हैं, इसमें कोई इंटेंस एक्टिविटी नहीं हो रही है आपका नॉर्मली आप जिस तरह अखबार पढ़ते हैं, नॉर्मल वे में पढ़ते हैं, पहली रीडिंग आपकी इस तरह की होनी चाहिए कि आपके ऊपर कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर ना हो, समझ रहे हैं, कोई प्रेशर ना फील करें, आप इसको फन के मज़े के लिए पढ़ने की कोशिश करें। ये इसलिए करते हैं हम ताकि टू गेट जनरल आइडिया। हम क्या फन रीडिंग क्यों करते हैं? सो दैट वी कैन गेट जनरल आइडिया, हमें जनरल आइडिया मिले ऑफ द पैसेज। वाई डू वी गो फॉर द फन रीडिंग? ठीक है, जहाँ हम जो ना गो फॉर द जनरल रीडिंग क्यों करते हैं ऑफ द ओरिजिनल पैसेज? सो दैट वी कैन गेट द जनरल आइडिया ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। हम ओरिजिनल पैसेज की जनरल आइडिया लेना चाह रहे होते हैं कि भाई ये किसके बारे में बात कर रहा है, पोइट्री के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में या किसी और के बारे में बात कर रहा है, तो हमें एक जनरल आइडिया मिल जाए कि इसराइल और ईरान की जंग के बारे में बात चल रही है, कर सकता है ना, पैसेज में तो आ सकता है। तो ये आप हमने जनरल आइडिया लेने के लिए ये क्या कर रहे होते हैं, आपका कैजुअल रीडिंग कर रहे होते हैं। क्या कैजुअल रीडिंग हम इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हमें जनरल आइडिया पता चले कि पैसेज किसके बारे में है, थीम क्या है, उसका थीम पता। भाई देखो, थीम से बहुत हो सके, इंटरनेशनल रिलेशन पे है, फ़लसफ़े पे है, ईरान और इसराइल की जंग पे है, इंडिया और पाकिस्तान की जंग पे चल रहा है, जहाँ ट्रंप ने कोई बयान दिया है, जहाँ इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, किसके बारे में आइडिया कब तक पता चलेगा? जब हम जनरली उसको पढ़ के एक बार मज़े के साथ पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा भाई ये इसके पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, शेर व शायरी के बारे में बात कर रहा है, गालिब की बात कर रहा है या किसी और जो शेक्सपियर की बात कर रहा है, जिसकी भी बात कर रहा है। इस तरह हम पढ़ के हम जनरल आइडिया लेते हैं। ये क्या है? क्या ये साइकोलॉजिकल एक टेक्निक है, क्या एक नफ्सियाती टेक्निक है। समझ रहे हैं आप? नफ्सियाती टेक्निक का क्या मतलब? भाई इससे आपको साइकोलॉजिकली प्रेशर जो है आपका वो कम हो जाएगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर आपका कम हो जाएगा, इसको रिड्यूस कर देगा आपका। आप सबसे पहले तो आइडिया तो लें पहले कि पैसेज किसके बारे में है। जब आप ऊपर से पढ़ लेंगे आराम से, जैसे अखबार पढ़ते हो आप, अखबार पढ़ने वक्त कोई होता है प्रेशर? नहीं होता। तो पीसी के टाइम प्रेशर क्यों लेते हो आप? क्योंकि आपका मेथड गलत हो जाता है ना। आप उसको लेते हो कि बड़ा इम्तिहान है भाई, पता नहीं क्या हो जाएगा, फेल हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले तो आप ये डर निकाल दो, फेलियर का निकाल दो डर, भाई मैं फेल हो जाऊंगा, बड़ी तबाही आ जाएगी। कोई तबाही नहीं आएगी। सबसे पहले ये देखो कि भाई पैसेज है किसके बारे में, उसका थीम का पता चले, बस फन करो, इंजॉय करके पढ़ो उसको। सबसे पहले कैजुअल रीडिंग इसी को कहते हैं। दूसरा मेथड क्या है भाई? स्किमिंग है। स्किमिंग क्या होता है भाई? टू गेट स्किमिंग हम क्यों करते हैं? टू गेट टाइटल और हेडिंग। अब हमने पैराग्राफ में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भाई पैराग्राफ जो है ना, एक पैराग्राफ एक सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया पे होता है, एक पैराग्राफ सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया पे होता है। तो ये कह रहा है भाई आप टाइटल का या हेडिंग का पता लगाओ। क्या? किसमें? पैसेज में, जो ओरिजिनल पैसेज आपको दिया गया है, जो एग्जामिनर आपके लिए एग्जामिनर ने बनाया है पैसेज को, वो किसके बारे में है, उसका जनरल टाइटल पता करो, उसकी हेडिंग पता करो वो किसके बारे में। जैसे मैंने पहले ही बताया कि किसी न किसी थीम के बारे में होगा ना, किसी पोइट्री के बारे में, किसी न किसी ऐसे थीम के बारे में होगा, तो उसका जनरल आइडिया आपका तब पता चलेगा जब आप स्किमिंग करोगे। उसको पता करने के बाद आप जो है उस दौरान क्या करो, रीड 4 to 5 टाइम्स, कम से कम 4 से 5 बार आप उसको पढ़ो। 4 से 5 बार पढ़ोगे तो आपको क्या पता चलेगा? आपको हेडिंग पता चलेगी, उसकी हेडर पता चलेगा, उसका टाइटल पता चलेगा। जब टाइटल पता चलेगा आपको 4 से 5 बार पढ़ने के बाद, अगर आप कोई कहता है कि यार सर मैंने 4 से 5 बार पढ़ा है, मुझे पता नहीं चल रहा कि इसका टाइटल क्या है, इसकी हेडिंग क्या है, तो आप ज़्यादा पढ़ो। फिर उसके लिए हल क्या है? उसके लिए हल यही है, सोल्यूशन यही है कि यू शुड रीड मोर एंड मोर in order to know the title or the heading of the original passage। अब उसको आप जानना चाहते हो तो ज़्यादा पढ़ो। पढ़ने की कमज़ोरी है, आपको कमज़ोर हो उसमें, तो आपको फिर 2 बार 3 बार और पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे? ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा अपनी रीडिंग को।
इसी तरह अब ये जो पढ़ते हैं सर, हाउ डू वी नो कि हमने जो कंट्रोलिंग आइडिया ढूंढा है, जहाँ हेडिंग ढूंढी है, वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, कैसे पता चलेगा? अब मैंने सर एक पॉइंट या एक फ्रेज को ढूंढा, एक जुमले को हमने अंडरलाइन किया और मुझे लगा कि ये हेडिंग है, जहाँ उसकी टाइटल है ओरिजिनल पैसेज का, ठीक है, मुझे लगा, पर असल में है ही नहीं, गलत है। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो सही है या गलत है? ये आपको पता चलेगा जब आप उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स, क्या सपोर्टिंग डिटेल्स आप उसको ढूंढोगे, उसके बाद क्या करो, वेरीफाई करोगे कि भाई आपने जो टाइटल ढूंढा हुआ है, जो जिसको आप हेडिंग भी कह रहे हो, वो सही या गलत कहाँ से पता चलेगा? जब आप उसके बाद आप फ़ौरन क्या काम करोगे, उसके फ़ौरन बाद आप सपोर्टिंग एविडेंसेस ढूंढोगे उसके, क्योंकि जो सपोर्टिंग एविडेंसेस होंगी उसको सपोर्ट कर रही होंगी, आपको पता चलेगा कि ये उसके जो टाइटल के बारे में है या उसके अपोजिट जा रही हैं चीज़ें। तो आप अगर अपोजिट जा रही है तो आपने गलत ढूंढा है, अगर सही उसको सपोर्ट कर रही हैं, आपके टाइटल जो आपने ढूंढा है उसको सपोर्ट कर रही हैं, तो आपने सही टाइटल ढूंढा है। ये आपके सपोर्टिंग एविडेंसेस प्रूफ ढूंढने पड़ेंगे, जो कि क्या कर रहे हैं, सपोर्ट करें कंट्रोलिंग आइडिया को, जो आप टाइटल को ओरिजिनल पैसेज में जिसकी बात हो रही है। समझ रहे हो कि भाई देखो, आपका हेडर, आपने जो टाइटल ढूंढा पैसेज में, वो वेरीफाई कैसे करोगे आप? आपने एक जुमला पकड़ के उसको अंडरलाइन कर दिया, सर ये मैंने 4-5 बार जब पढ़ा, मुझे पता चला कि यही जुमला है जो कि इस सारे पैसेज के बारे में बता रहा है कि भाई शायरी है, पैसेज शायरी के बारे में, कि शायरी करोगे तो आप जो ना बहुत बड़े ये ना एक क्या बन जाओगे, एक जज्बाती इंसान बन जाओगे, जो भी है पैसेज में। तो एक मिसाल दे के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसको आप वेरीफाई कैसे करोगे टाइटल को, उसके आप फिर बाद आप क्या करोगे, उसके सपोर्टिंग एविडेंसेस ढूंढोगे, लोकेट करोगे, उनको अंडरलाइन करोगे कि भाई ये जो चीज़ें हैं, मेरे आइडिया, मेरे टाइटल जो मैंने ढूंढा उसको सपोर्ट कर रही हैं। अगर वो ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही सपोर्टिंग वाली, तो मतलब कि आपने गलत टाइटल ढूंढा है। आपको दोबारा देखना पड़ेगा टाइटल को कि आपने गलत ढूंढा है, कोई और तो टाइटल नहीं था, आपने किसी और को अंडरलाइन कर दिया। समझ रहे हैं भाई? हमने एक पैराग्राफ में क्या पढ़ा है, एक आइडिया पढ़ा है, जिसके ऊपर क्या लिखा जाएगा, पूरा पैराग्राफ, जिसको हम कंट्रोलिंग आइडिया बोलते हैं या टॉपिक सेंटेंस भी तो कहते हैं ना। तो एक पैराग्राफ पूरे कंट्रोलिंग आइडिया उसमें एक होता है, उसी पे पूरा पैराग्राफ लिखा जाता है, ऐसे ही है, जिसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं या कंट्रोलिंग आइडिया कहते हैं। अब वो आपको मिल गया, तो अगर वो मिल गया तो बाकी तो काम आसान हो गया। अगर वो मिल गया तो उस सारे पैराग्राफ में बकाया जो चीज़ें होंगी, तो वो उसके एविडेंसेस होंगे, सपोर्टिंग एविडेंसेस होंगे। वो अगर आपको उसके मुतल्लिक़ रेलेवेंट मिल रही हैं, इसका मतलब है कि आप क्या जो कंट्रोलिंग आइडिया है वो दुरुस्त ढूंढा है, आपने दुरुस्त ढूंढा है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 4 में जाते हैं। अब तो ये लेक्चर शुरुआत है ना, आगे बढ़ते हैं, लेक्चर अभी काफ़ी होंगे, ये तो पहला लेक्चर, अब 7-8 लेक्चर होंगे इस पैसे पे। आगे बढ़ते हैं, इंटेंसिव रीडिंग। अब उसके बाद आपने इंटेंसिव रीडिंग करनी है। मिसाल के तौर पे आपको टाइटल भी मिल गया, क्या मिल गया, टाइटल भी मिल गया, आपको सपोर्टिंग एविडेंसेस भी मिल गए। अब आगे स्टेप बढ़ते हैं, इंटेंसिव रीडिंग करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटेंसिव रीडिंग करेंगे। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, थारो और डिटेल्ड रीडिंग, थारो और डिटेल रीडिंग होती है। कैसे, रीड 2 टाइम्स मोर, अब 2 बार और पढ़ेंगे, क्या 2 बार और मज़ीद पढ़ेंगे। 4 से 5 बार पहले पढ़ के आए, 2 बार और मज़ीद पढ़ना पड़ेगा आपको। सर इतनी बार पढ़ना पड़ेगा, टाइम तो होता नहीं है भाई, पढ़ना पड़ेगा चीज़ों को समझ। अब कई बच्चे होते हैं ऐसे, कई कैंडिडेट्स हैं जो उनको पहले पढ़ते ही पता चल जाता है कि ये कंट्रोलिंग आइडिया है, इस पे ये बात कर, ये कर, बिल्कुल पता चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कईयों को तो 10 बार पढ़ने के बाद भी पता नहीं चलता। ये आपकी रीडिंग एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, कितनी आपकी किताबें, कितनी आपकी रीडिंग एक्यूरेसी है, ठीक है। पर ये प्रोसेस अगर जाएंगे तो आपका प्रोसेस जो ना वो कभी फिर से गलत नहीं होगी। रीड 2 टाइम्स मोर, 2 बार और मज़ीद पढ़ो। रीड कॉम्प्रिहेंसिवली, रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन में एक एक अल्फाज को पढ़ो। रीड इन टोटो और टोटलिटी, सारा जो पैसेज है आपका, पूरे पैसेज को आपने पढ़ना है, एक एक अल्फाज को आप पहले 4 से 5 बार पढ़ के आए हो, अब इंटेंसिव रीडिंग में मज़ीद 2 बार पढ़ना पड़ेगा।
उसमें ईडियम्स इस्तेमाल होंगे, फ्रेजल वर्ब्स इस्तेमाल होंगे, हाई स्पेशल डिक्शन इस्तेमाल हुआ होता है। तकरीबन अक्सर हमने देखा है कि पैसेजेस जो है ना रेनन जो आपके होते हैं पेरसे में, वो किसके होते हैं, विल ड्यूरांट के होते हैं, जहाँ आपके रसल के होते हैं, जहाँ आप यूएल नोआ हरारी के दे देता है, जहाँ आपका पाकिस्तान का कोई बड़ा राइटर उससे उठा के दे सकता है। पर अक्सर वो जो है ना वेस्टर्न फिलासफर और वो राइटर्स जो एसेइस्ट होते हैं उनसे उनके पैसेजेस उठा के देता है, वो जो कि बड़े मुश्किल होते हैं। अब ऐसे राइटर्स को समझने के लिए आपको उनके पैसेजेस को बार बार पढ़ना पड़ेगा और इस अंदर एक मेथड के साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके उनको समझ आएगी आपको। अब ये चौथा था आपका स्टेप। पांचवा स्टेप है शिफ्टिंग। क्या? शिफ्टिंग। शिफ्टिंग कैसे करेंगे आप? शिफ्टिंग का मतलब है सिलेक्शन। शिफ्टिंग का मतलब है आपका सिलेक्शन। सेपरेट इंपॉर्टेंट आइडियाज़ फ्रॉम अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज़। सेपरेट करेंगे आप, क्या करेंगे? अलग करेंगे। अहम आइडियाज़ को अलग करेंगे गैर ज़रूरी आइडियाज़ से। अहम आइडियाज़ को क्या करेंगे? अलग करेंगे गैर ज़रूरी आइडियाज़ को। कैसे करेंगे अलग सर ये आप इस तरह करेंगे, जो इरेलेवेंट आइडियाज़ रेलेवेंट आइडियाज़ होंगे उनको इरेलेवेंट आइडियाज़ से अलग करेंगे। ठीक है। शिफ्टिंग इज़ एन अंडरलाइनिंग प्रोसेस। अब जब इस प्रोसेस को आप कर रहे होंगे तो आप ये देखेंगे जो इंपॉर्टेंट आइडियाज़, जो अहम आइडियाज़ होंगे उनको आप अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। ठीक। अंडरलाइन करने के बाद आपका दूसरा फिर प्रोसेस आता है, उसकी तरफ चलते हैं। आपने क्या कर दिया? पहले कैजुअल रीडिंग कर दी, उसके बाद क्या कर दिया आपने? स्किमिंग कर दी, उसके बाद क्या कर दिया आपने? उसके बाद क्या कर दिया आपने? इंटेंसिव रीडिंग कर दी, उसके बाद क्या कर दिया आपने? शिफ्टिंग कर दिया। अब शिफ्टिंग तक आप पहुंच गए। अब यहाँ पे क्या हुआ आपका? आपने टाइटल भी ढूंढ लिया, आपको उसके सपोर्टिंग आइडियाज़ भी मिल गए आपको। ठीक है। अब आपने इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को अब अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज़ गैर ज़रूरी आइडियाज़ से अंडरलाइन भी कर दिया। ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए आप। मिसाल के तौर पर आपका सारा प्रोसेस सही जा रहा है। तो आगे आपका आता है क्या? ये शिफ्टिंग वाला। अब आता है रफ़ पेज। अब आप आएंगे रफ़ पेज पे। कोई भी पेपर उठाएंगे रफ़, उस पे आप क्या करेंगे? आप जो शिफ्टेड मटेरियल एज इट इज़ ऑन रफ़ पेज। शिफ्टेड मटेरियल जो होगा, आप जो अंडरलाइन आपने किया होगा इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को, उनको आप रफ़ पेज पे लिखेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे। उठा के लिखेंगे। लिख दिया आपने? हाँ सर लिख दिया। फिर उसके लिखने के बाद आप करेंगे राइट सिनोनिम्स एज मेनी एज यू कैन। अब सिनोनिम्स लिखेंगे। अब क्या करेंगे? सिनोनिम्स लिखेंगे। सर कितने लिखूं? मैं अब बताता हूं कितने लिखना है। फिर राइट शिफ्टेड मटेरियल इन योर ओन वर्ड्स इन ग्रामर। फिर आप अब यहाँ पे जो बात आती है, सर अब जो सिनोनिम्स हैं कितने तब्दील करें? भाई जितने कर सकते हो। कितने तब्दील करें? भाई जितने कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे मिसालें यहाँ पे इसलिए लिखी हुई ताकि आपको समझाने में थोड़ा बेहतरी हो। कैसे? मसलन के ओरिजिनल पैसेज में लिखा हुआ है बम्बूज़िल। क्या लिखा हुआ है? बम्बूज़िल लिखा हुआ है। बम्बूज़िल का मतलब क्या है? चीट करना। तो आप उसको ख़त्म करके क्या करोगे? चीट लिख दोगे। ऐसे ही आपने ओरिजिनल पैसेज से बम्बूज़िल वर्ड उठाया। एक अल्फाज तो नहीं उठाएंगे, आप पूरे फ्रेजेस उठाएंगे। एक अल्फाज भी उठा सकते हैं। उसको काटा लगाया और लिख दिया क्या? चीट। सही हो गया। क्या लिख दिया? चीट लिख दिया। कोलेस, कोलेस काट के आपने क्या लिख दिया? मिक्स। सिनोनिम है उसका। क्या कह रहा है भाई? राइट सिनोनिम्स एज मेनी एज यू कैन। जितना आप कर सकते हो। सर मैं तो एक भी नहीं कर सकता। एक भी नहीं कर सकते, ऐसे हो नहीं सकता ना। CSS कैंडिडेट एक भी ना कर पाए तो ये हो नहीं सकता, कुछ तो तब्दील करना पड़ेगा ना। तो सर मैं तकरीबन सारे कर सकता हूँ। सारे करो फिर। ठीक है। जितना कर सकता है। डू अवे विथ का मतलब है एबोलिश, ख़त्म करना। इस तरह तब्दील करोगे आप। ठीक है। स्पेल आउट का मतलब है भाई एक्सप्लेन करना। इस तरह तब्दील करोगे आप। हार्ट पोटैटो भाई ईडियम है आपका। इसको आप क्या करेंगे? बर्निंग इशू। आउट ऑफ वुड का मतलब है आउट ऑफ डेंजर। इस तरह आप क्या करोगे? अल्फाज तब्दील करोगे। अब ये रफ़ पेज पे आपने रफ़ पेज इस तरह ही करना है। कर दिया आपने? जी सर कर दिया। अब जैसे ही कर दिया आपने, आगे आप जैसे आएंगे तो ये आपने काम कर दिया। अब तो ये पहला लेक्चर चल रहा है, आपको ये अब इंट्रोडक्शन हो रहा है, आगे बड़ा काम है। क्या सर? ये मैंने कर दिया। अब आप रफ़ पेज पे ये कर दिया। आप आए अब फर्स्ट ड्राफ्ट पे। क्या करेंगे? फर्स्ट ड्राफ्ट पे जैसे ही आपने सारा ये लिख दिया, आपने अपने अल्फाजों में कर दिया, तो आप कोशिश करें अपने वर्ड्स में उसको लिखें। उसके बाद आप देखेंगे कि भाई ऐसे भी अल्फाज होंगे। एज अ रिज़ल्ट लिखा होगा, आपने रिजल्टेंटली लगा देना है।
ठीक है। इन एडिशन टू लगा होगा, आपने एडिशनली लगाना। देखें 3 अल्फाजों को एक एक में कन्वर्ट किया जा रहा है, समझिए, प्रिसाइज किया जा रहा है ना, शॉर्टन किया जा रहा है। अपने सेंटेंसेस बनाएं उन्हीं अल्फाजों को पकड़ के, ठीक है। और फर्स्ट ड्राफ्ट है उसको काउंट करें, अल्फाज काउंट करें, अल्फाजों को क्या करें, काउंट करें, अमेंड करें, मॉडिफाई करें, फर्स्ट ड्राफ्ट को बेहतर करें उसको, ठीक है, उसको स्ट्रक्चर दें, बेहतर करें, ठीक है। काउंट अमेंडेड फर्स्ट ड्राफ्ट, जो अमेंडेड आपने उसको तब्दील किया पहले ड्राफ्ट को, उसको काउंट करें आखिर में कि कितने अल्फाज बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आपने कर दिया, जी सर कर दिया। उसके बाद आए हैं फाइनल या फेयर ड्राफ्ट पे, फाइनल या फेयर ड्राफ्ट पे आए, ठीक है। आप देखें ग्रामर आपकी ठीक है, कोई एस की गलतियाँ तो नहीं है, कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलतियाँ तो नहीं हो रही, स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेक करेंगे, वो गलत तो नहीं लिखी आपने, ठीक है, उनको बेहतर करें। गिव द स्टेटमेंट ऑफ द काउंट, स्टेटमेंट ऑफ द काउंट दें। ये कैसे, इस तरह आप पेशी लिखी, मतलब कि आपने यहाँ पे सेंटेंस शुरू किया, पूरा पैसेज आपने अपनी पेशी बना रहे हैं, ये बन गई। फिर आप बताएंगे को टोटल वर्ड्स कितने थे पैसेज में, टोटल वर्ड्स कितने थे, यहाँ पे बताएं कि भाई 600 थे, ऊपर मिसाल के तौर पे ले रहे हैं ना। फिर टारगेट ऑफ द पेशी क्या था, टारगेट ऑफ द पेशी था 200 मिसाल। अटेम्प्टेड पेशी जो आपने पेशी की है वो अटेम्प्टेड पेशी थी, वो भी आप 200 ही करेंगे। ये एंड में बताऊंगा 200 कैसे करेंगे आप। फिर टाइटल आप दे दें, कोई भी भाई टाइटल दे दें, सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन दे दें, कोई भी दे दें, जो भी आपको, जहाँ आप एजुकेशन दे दें। अगर मिसाल के तौर पे ले रहे हैं भाई, इसराइल और ईरान की जंग पे था पैसेज, इसराइल और ईरान की जंग पे पैसेज था, मिसाल के तौर पे। ये इस तरह आप स्टेटमेंट ऑफ द काउंट देंगे। यहाँ तक क्लियर है? ये अभी तो था इंट्रोडक्शन आपका कि भाई हमने किस प्रोसेस के तहत पेशी को अटेम्प्ट करना है। आगे आते हैं भाई, आगे आप देखें, अवॉइड द फॉलोइंग वाइल राइटिंग टाइटल और हेडिंग। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जब हम टाइटल लिखते हैं किसका, पिरसे का, ठीक है, या हेडर लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, उसकी हेडिंग देते हैं ना टाइटल वाली, तो कौन सी चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, उनसे परहेज़ करना चाहिए। मसलन के नंबर 1 है अवॉइड राइटिंग बारोड टाइटल। सर बारोड टाइटल आप नहीं लिखेंगे, क्या बारोड टाइटल आप नहीं लिखेंगे? सर बारोड टाइटल क्या होता है? बारोड टाइटल भाई ये होता है कि अल्फाज एज इट उठा के आपने रख दिए, एज इट अल्फाज उठा के आपने रख दिए, उसको कहेंगे बारोड टाइटल। सर अगर मैं एक जुमला है, एक सेंटेंस है, वो पैसेज से उठाता हूँ, उसमें एक अल्फाज तब्दील करता हूँ, अपना डालता हूँ, तो वो भी बारोड होगा? नहीं, वो बारोड नहीं होगा, वो आपका अपना हो जाएगा, वो आपका अपना हो जाएगा। समझ रहे? सर बारोड टाइटल होता क्या है भाई? बारोड टाइटल वो होता है जो आप एक सेंटेंस उठाते हो पैसे से, ना कामा तब्दील करते हो उसकी, ना उसकी पोजीशन से अल्फाजों की तब्दील करते हो, ऐसे ही उसको रख देते हो, वो हो जाएगा बारोड टाइटल। समझ? सर अगर मैं उसमें अल्फाज वही हैं पर वो क्या अगर आगे पीछे कर दूं, पोजीशन चेंज कर दूं, वो भी आपका अपना हो जाएगा। पर कोशिश करें अल्फाजों को तब्दील करें। अब इतना बड़ा एग्ज़ाम, उसकी फिर से राइटिंग कर रहे हैं आप, ब्यूरोक्रेट बनने की ख्वाहिश कर रहे हैं, कम से कम इतना तो आप करें, एक अल्फाज 2 अल्फाज के तब्दील करें। समझे? एड लगा हुआ है तो हेल्प लिख दें, हेल्प लगा हुआ है तो कुछ असिस्ट लिख दें, कुछ ना कुछ तो तब्दील करें ना आप। समझ रहे? तो बारोड टाइटल को आप क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। अवॉइड राइटिंग टाइटल इन कोटेशन सेइंग प्रोवर्ब और मैगजीम। कोई भी भाई मैगजीम हो, प्रोवर्ब हो, वो उस तरह की आपका क्या, उसी में आपको टाइटल या हेडिंग नहीं लिखनी। जैसे कि अक्सर आपको ने सुना होगा कि भाई पॉवर्टी इज ए पेरेंट ऑफ क्राइम एंड पॉवर्टी इज पेरेंट ऑफ क्राइम एंड रिवॉल्यूशन। ये अरिस्टोटल की है ना, ये आता है आपका, नहीं ये सेइंग में नहीं आता, ये सेइंग में नहीं आता, ये आपका कोटेशन में आता है, ये आपका कोटेशन में आता है। इसको हाँ मतलब वेयर देयर इज विल देयर इज वे, ये भी है आपका, वेयर देयर इज अ, वेयर लगा दें, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। सर ये मैंने इस तरह अगर लिखा, एज इट लिखा, तो सर ये गलत हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? गलत है। सर इसमें एक अल्फाज में तब्दील कर दूं तो तब्दील करें तो अपना हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आगे देखेंगे सेंटेंस में लिख सकते हैं कि नहीं, वो नीचे फिर सेंटेंस में मना करेगा,
ठीक है, वेयर देयर इज़ अ, मिसाल विल काट के आप कहें सर वेयर देयर इज़ अ स्ट्रगल, वेयर देयर इज़ अ स्ट्रगल देयर इज़ अ वे, जहाँ पे जिद्दोजहद और कोशिश होती है वहाँ पे रास्ता निकल आता है। तो बिल्कुल ये आपका अपना हो गया फिर, ठीक है। पर ये कि फिर आगे नीचे बताएगा कि सेंटेंस नहीं लिखना, तो वो बात जो हो जाएगी, सेंटेंस प्रेफरेबल नहीं है। तो मतलब प्रोवर्ब या मैगज़ीम से अवॉइड करना है, किसमें, टाइटल में, टाइटल इससे शक्ल में नहीं देना। अवॉइड राइटिंग 2 और मोर देन 2 टाइटल, एक या एक से ज़्यादा, मतलब कि एक, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा टाइटल नहीं, एक देना है आपने। वो नीचे बताएगा कि एक टाइटल देगा, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा नहीं देना, 2 टाइटल नहीं देगा। अक्सर यानी कैंडिडेट्स क्या लिखते हैं, सजेस्टेड टाइटल्स 5 दे दिए। अब ये 5 जो है इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है कन्फ्यूजन। इसका क्या मतलब है कि कैंडिडेट वाज कन्फ्यूज्ड, ही वाज नॉट सर्टेन, जिसकी वजह से उसने 5 दे दिए, समझ, 5 दिए बिकॉज ऑफ हिज अनसर्टेनिटी। उसको यकीन नहीं था, कि ये है कि इसलिए उसने वेरिएशन कर दी। तो वो एग्जामिनर आपको क्या करेगा, उसका डिडक्ट करेगा मार्क्स के भाई ये मतलब कि ये कंफ्यूज था, खुद शक में था। अवॉइड राइटिंग वन वर्ड, अब टाइटल में कभी भी 1 वर्ड नहीं देते। क्या 1 वर्ड मतलब ये इस तरह, पोइट्री आपने पढ़ा फिर पैसेज को, आपको लगा कि पोइट्री पे, तो आपने एक अल्फाज लिख दिया पोइट्री। आपने पैसेज को पढ़ा, आपको लगा कि ये पॉवर्टी पे, आपने पॉवर्टी लिख दिया। एक अल्फाज नहीं देना, अवॉइड करना, किस में, टाइटल में। अवॉइड राइटिंग जनरल टाइटल को कैसे अवॉइड करना है, इफ़ देयर इज 1 और मोर कंट्रोलिंग आइडियाज़, कहता है आपने जनरल टाइटल नहीं लिखा। ये बड़े 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ये पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट। कहते हैं अगर कोई भी 1 या 2 कंट्रोलिंग आइडिया हैं तो जनरल टाइटल आपने नहीं लिखना, आम टाइटल नहीं लिखना, आपने जनरल टाइटल नहीं लिखना। ये आप नीचे आते हैं, इसको समझते हैं कैसे। जैसे कि अब मिसाल के तौर पे क्या कर रहा है, 1 या 2, इफ़ देयर इज 1 या 2 कंट्रोलिंग आइडिया है तो जनरल टाइटल में स्पेसिफिक लिखेंगे। कैसे लिखेंगे स्पेसिफिक, मिसाल कह रहा है भाई को एजुकेशन डेवलप्स कॉन्फिडेंस। को एजुकेशन क्या करती है, कॉन्फिडेंस पैदा करती है। को एजुकेशन क्या करती है, कॉन्फिडेंस पैदा करती है। अब लड़के लड़की के साथ पढ़ते हैं तो दोनों का एतमाद जो ना आ जाता है ना, दोनों में आ जाता है। तो अब ये इस तरह पैसेज इसका थीम है, तो आप इसको जो है ना को एजुकेशन और कॉन्फिडेंस के साथ क्या करेंगे, लिंक करेंगे। कैसे कि भाई को एजुकेशन प्रोमोट्स कॉन्फिडेंस। ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, ये कंट्रोलिंग आइडिया 1 है ना, तो आपका क्या है कि आप भाई ये कौन, ये जनरल आइडिया नहीं लिखेंगे कि भाई सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन की बात हो रही, नहीं, स्पेसिफिक करेंगे कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है को एजुकेशन, समझ रहे हैं, इस तरह। दूसरा अगर आइडिया है, मतलब कहता है को एजुकेशन डेवलप्स कॉन्फिडेंस एंड कंपटीशन, 2 आइडिया, भाई भरोसा भी देता है और आपकी चिटाभेटी, आपका कंपटीशन भी क्रिएट करता है बच्चों के अंदर। 2 आइडिया हो गए, तो 1 या 2 आइडिया हो गए, तो क्या करेंगे भाई, बताएंगे कि भाई ये हो रही है, ये बात कौन सी कि भाई कॉन्फिडेंस है एंड कंपटीशन हॉल मार्क ऑफ को एजुकेशन। तो स्पेसिफिक देंगे आप उसको, टाइटल को स्पेसिफिक करेंगे, समझ रहे हैं। 2 आइडिया पे या 1 आइडिया पे टाइटल को स्पेसिफाई करेंगे, जिसकी बात हो रही है अंदर उसकी बात करेंगे। अगर शायरी है, शायरी पे बात हो रही है, पर शायरी में अंदर वो कोई रिदम की बात कर रहा है, कोई म्यूज़िक की बात कर रहा है, या किसी गालिब की बात कर रहा है, या किसी और स्पेसिफिक शायरी में अंदर जाके बात कर रहा है कि भाई आज़ाद नसर की बात कर रहा है, तो वहाँ पे उसको हिट करेंगे। भाई ये इस तरह की बात अंदर शायरी में जो बात कर रहा है वो हिट करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, उसको ख़ास बनाएंगे, उसको जनरल नहीं करेंगे भाई बता रहा है कि शायरी के फ़ायदे क्या होते हैं, नहीं, अंदर जो शायरी के अंदर बात वाली बात कर रहा है वो उसकी भी बात करेंगे, ताकि यही बात कर रहा है कि भाई अवॉइड करें जनरल टाइटल को, तब अवॉइड करें जब 1 या 2 आइडिया हो, कंट्रोलिंग आइडिया हो पैसेज में, समझ रहे हैं। ये अवॉइड राइटिंग स्पेसिफिक टाइटल, कहते हैं अवॉइड करो स्पेसिफिक टाइटल को। कैसे, जब इफ़ देयर आर मोर देन 2 कंट्रोलिंग आइडिया, जब भाई कहता है 2 से ज़्यादा कंट्रोलिंग आइडिया हो जाएं, 2 से ज़्यादा कंट्रोलिंग आइडिया हो जाएं। एक पैसेज में कभी कभी 4 आइडियाज़ भी दे सकता है एग्जामिनर, मतलब राइटर 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, वो उसकी मर्ज़ी है।
छोटे छोटे पैराग्राफ बना सकता है, मुख्तलिफ आइडियाज़ हो सकते हैं, याद रखें। एक आइडिया भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। एक मैसेज में मुख्तलिफ आइडियाज़ हो सकते हैं, वो पैराग्राफ को किसी न किसी तरह तोड़ के कर सकता है, समझ रहे। तो अगर 2 से ज़्यादा हो तो स्पेसिफिक टाइटल नहीं देना। कैसे, मसलन कि यही मिसाल के तौर पे लेते हैं क्योंकि आसान है ना इसको समझना, कि भाई को एजुकेशन भाई कॉन्फिडेंस भी करता है बेटा, कंपटीशन भी पैदा करता है, तो इसी तरह आपका इकोनॉमिक वायबिलिटी भी है। कैसे भाई, देखो लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस तो आता ही आता है, कंपटीशन भी होता है, और एक आपका मुआशी वायबिलिटी, वो आपका सस्ता पड़ता है, स्कूलें ज़्यादा नहीं बनाने पड़ते, आपको ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप लड़कियों को अलग कर देंगे या लड़कों को अलग कर देंगे, उनके लिए टीचर अलग, उनके लिए बिल्डिंग अलग, उनके लिए सारा फर्नीचर अलग, फंड्स अलग, उनके लिए अलग, तो ये क्या होगा, महंगा पड़ जाएगा। तो इकोनॉमिक वायबिलिटी भी आती है, आपको सस्ता पड़ जाता है काम, ठीक है, आपका तालीम सस्ती पड़ जाती है। तो 3 आइडिया हो गए, वायबल सिस्टम पैदा हो गया। 3 आइडिया, ऐसे 3 कंट्रोलिंग आइडिया के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको जनरल क्या करेंगे, जनरल देंगे, क्या टाइटल, स्पेसिफिक को अवॉइड करेंगे। क्यों कि भाई 2 से ज़्यादा कंट्रोलिंग आइडिया हैं, तो फिर क्या करेंगे, किस तरह का देंगे, आप देंगे भाई इस तरह का कोई इंपॉर्टेंस आप को एजुकेशन कर दें, सिग्निफिकेंस आप को एजुकेशन कर दें, वैल्यू आप को एजुकेशन कर दें, बेनिफिट कर दें, जहाँ एडवांटेजेस आप को एजुकेशन करते हैं, इस तरह का कर दें, फिर जनरलाइज कर देंगे आप, क्योंकि एक से बढ़ गया आपका क्या, कंट्रोलिंग आइडिया आपके बढ़ गए। तो इस तरह आप जो है ना वो फिर बाद में करेंगे। ये आपको टाइटल देने के लिए मैं समझा रहा हूँ, टाइटल किस तरह दिया जाता है, समझे। टाइटल के लिए सिर्फ टाइटल, आगे बढ़ते हैं। टाइटल कैसे दें सर, हाउ डू वी मतलब के गिव टाइटल देन, सही है। तो टाइटल कैसे देंगे आप, टाइटल देंगे, राइट टाइटल इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाजों में आपने टाइटल देना है, सही है। राइट 1 टाइटल, एक टाइटल लिखेंगे भाई, एक से ज़्यादा टाइटल नहीं लिखना। राइट टाइटल आइदर इन फ्रेज और इन सेंटेंस, मोर प्रेफरेबल राइटिंग टाइटल इन फ्रेज। भाई आप टाइटल लिखें, किस में लिखें, जिसमें चाहे लिखें, सेंटेंस में लिखें या फ्रेज में लिखें, पर सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, पर कोशिश करें क्योंकि प्रेफरेबल है ज़्यादा फ्रेज में, सेंटेंस में, सेंटेंस से अवॉइड कर, लिख सकते हैं पर उससे कोशिश करें पे फ्रेज में लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। सर क्या सेंटेंस में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पर फ्रेज में उससे ज़्यादा बेहतर है, ये बात है। राइट स्पेसिफिक टाइटल इफ 1 or more कंट्रोलिंग आइडियाज आर डिस्कस्ड। यहाँ पे डिसमिस लिखा हुआ है पर यहाँ पे इसको डिस्कस करें, क्या डिस्कस्ड, ठीक है। कि भाई एक स्पेसिफिक टाइटल लिखें अगर 1 या 2 कंट्रोलिंग आइडियाज डिस्कस किए जाते हैं, किसमें, ओरिजिनल पैसेज में, क्या ओरिजिनल पैसेज में 1 या 2 कंट्रोलिंग आइडिया है तो क्या करेंगे, स्पेसिफिक टाइटल, जैसे मैंने समझाया यहाँ पे, समझ आ रही है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, क्या कि राइट जनरल टाइटल इफ 3 or more than 3 कंट्रोलिंग आइडियाज आर डिस्कस इन ओरिजिनल। क्या करें, 3 या 3 से ज़्यादा हैं क्या कंट्रोलिंग आइडिया, तो क्या करेंगे आप जो है ना जनरल टाइटल लिखेंगे, स्पेसिफिक नहीं लिखेंगे। कहाँ पे स्पेसिफिक नहीं लिखेंगे, जब 2 से बढ़ जाएं कंट्रोलिंग आइडिया तो वहाँ पे जनरल लिखेंगे। अगर 2 से कम हैं, 1 है या 2 हैं, तो वहाँ पे क्या नहीं लिखना, आपने जनरल नहीं लिखना, स्पेसिफिक लिखना है। यही फ़र्क है, टाइटल को स्पेसिफाई करना है। ये अभी था आपका, अभी तो ये 2 लेक्चर हुए हैं, अभी तकरीबन आपके लेक्चर होंगे 6 या 7 और होंगे मेरे ख्याल से, तभी जाके आपको पूरा फिर से राइटिंग करने का मेथड पता चलेगा। दूसरा हम जो लेक्चर शुरू करने वाले, अभी जो शुरू करेंगे इंशाल्लाह जल्दी, तो आप जो है ना इंशाल्लाह ये पूरा पैसेज आज ही आपको मैं फिर से करवा के ही छोड़ूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।